यानी आज का हमारा जो मज़मून है आलम इस्लाम के मसाइल। पहले हम दुनिया की तकसीम देख लेते हैं कि दुनिया की जोग्राफियाई तकसीम, यानी ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं इनको सामने रखते हुए हम बात करेंगे आलम इस्लाम के मसाइल पे। जो दुनिया की जोग्राफियाई तकसीम है इसके लिहाज से दुनिया को 7 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दुनिया की अगर सारी तकसीम कीजिए, उसका रकबा या उसके एरिए को सामने रखा जाए, इसको हम जोग्राफियाई तकसीम कहते हैं। ये दुनिया इसको 7 बड़े आज़मों में यानी खुशकी के 7 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, जिन्हें आप बड़े आज़म कहते हैं या कॉन्टिनेंट भी आप कह सकते हैं। कॉन्टिनेंट बल्कि हम उन्हें कहते हैं। ये 7 बड़े हैं। सबसे जो बड़ा बड़े आज़म है वो बड़े आज़म एशिया है। जापान से लेके तुर्की तक, यानी जापान, कोरिया, चीन आ जाता है, उसमें रशिया इसमें आता है, फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, फिर हमारे अरब ममालिक सारे इसमें आते हैं, फिर ईरान है, इराक है, शाम है और तुर्की। जो तुर्की है वो आधा यूरोप में है और उसका आधा बड़े आज़म एशिया में है। तो ये सबसे बड़ा बड़े आज़म है। ये दुनिया का मेरे ख्याल में 1/4 होगा या 1/3 होगा ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बड़े आज़म है, खुशकी का बड़ा हिस्सा है। अब जो दूसरा बड़े आज़म है वो बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 बड़े ममालिक उसमें शामिल हैं। उसके बाद फिर बड़े आज़म यूरोप है। यूरोप में इंग्लैंड आ जाता है, फिर उसमें स्पेन है, उसमें फ्रांस है, उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें स्विट्ज़रलैंड है। ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं दुनिया के, ये यूरोप में आते हैं। 52 ममालिक है सर। इनकी भी कुल तादाद तो नहीं है मुझे याद, बहरहाल काफ़ी सारे ममालिक हैं। उसके बाद जो बड़े आज़म अफ्रीका है, बड़े आज़म जो अफ्रीका है उसमें ज़्यादा इस्लामी मुल्क हैं और उसमें ज़्यादा गरीब ममालिक हैं, वो बड़े आज़म अफ्रीका में आते हैं। और जो उसके अलावा बड़े आज़म अमेरिका है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बड़े आज़म शुमाली अफ्रीका है और एक बड़े आज़म जनूबी अमेरिका है। इसके अलावा जो कुतबैन है, यानी जो जनूब में और शमाल में है, इनको अंटार्कटिका, बड़े आज़म अंटार्कटिका कहा जाता है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं इनमें बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर इंसानी आबादी नहीं है। ये कुतबैन में ये दोनों आ जाते हैं। वैसे जनरली ये कहा जाता है कि जो याजूज माजूज जो कौम है जो क़यामत के करीब दुनिया में आएगी, उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये जो कौम है ये इन्हीं बड़े आज़मों में पाई जाती है, बड़े आज़म जनूबी अंटार्कटिका और बड़े आज़म शुमाली अंटार्कटिका। उसके बाद हम देख लेते हैं दुनिया की मईशत के लिहाज से दुनिया की तकसीम। माशी लिहाज से दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें पहली दुनिया के ममालिक, दूसरी दुनिया के ममालिक और तीसरी दुनिया के ममालिक कहा जाता है। जनरली इसके बारे में ये कहा जाता है कि पहली दुनिया के ममालिक वो है जो पहली आलमी जंग से पहले वजूद में थे, वो ज़्यादा ताकतवर है, पैसा उनके पास ज़्यादा है और वही इस दुनिया पर राज करते हैं, वही ममालिक। उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसमें अमेरिकन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कुछ उसमें एशिया के शामिल हैं। इसी तरह बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया के ममालिक कह सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के ऐसे ममालिक जो माशी लिहाज से इतने मजबूत हैं कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बाकी ममालिक को वो कर्ज देते हैं। ये दुनिया ये माशी लिहाज से पहली दुनिया में आते हैं। फिर जो सेकंड वर्ल्ड है वो ममालिक इसमें आ जाते हैं जो बैलेंस हैं, यानी जिनकी आमदन अखराजात बराबर होंगे। जनरली उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनका वजूद पहली आलमी जंग के बाद जिनको वजूद मिला था, वो ममालिक इसमें शामिल है। और उसके बाद थर्ड वर्ल्ड आ जाती है, तीसरी दुनिया के ममालिक जो दूसरी आलमी जंग के बाद जिनको आज़ादी मिली। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उसमें बहुत सारे बड़े आज़म अफ्रीका के ममालिक भी शामिल है। और जो थर्ड वर्ल्ड है या तीसरी दुनिया के ममालिक है, इसमें इस्लामी ममालिक की तादाद ज़्यादा है। आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो सारे ममालिक जो दूसरे मुल्कों से कर्ज लेते हैं,
उधार लेते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान है तो हम दुनिया से या IMF से या वर्ल्ड बैंक से हम अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। उसके बाद अगर हम दुनिया की मज़ीद अगर हम तकसीम देखते हैं तो वो जदीद टेक्नोलॉजी के लिहाज से है। जदीद टेक्नोलॉजी में हमारा असलहा भी आ जाता है और हमारा मीडिया भी आ जाता है। उस लिहाज से भी इस वक्त दुनिया में जो चाइना है वो उससे ज़्यादा टॉप पे जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया के मैदान में, फिर यूरोप की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आगे भी कुछ ममालिक हैं जो अभी भी जिनके कोर्स में सिलेबस में अभी भी विंडो 98 पढ़ाई जाती है और जिनकी किताबें आज भी पिछली सदी वाली है, यानी जदीद टेक्नोलॉजी उनके तलबा को पढ़ाई ही नहीं जाती। दूसरी तरफ वो दुनिया है जो खासे एडवांस हैं, जिनकी अपनी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। जिस तरह गूगल है एक बड़ी एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक बड़ी एप्लीकेशन है, इसी तरह जो फेसबुक है ये एक बड़ी एप्लीकेशन है, और छोटी छोटी भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। तो ऐसे ममालिक जो सोशल मीडिया ये टेक्नोलॉजी से, इसी तरह असलहा है उसमें भी आप देख लें कि बहुत सारे ममालिक हैं जो अपना असलहा दूसरे ममालिक को बेचते हैं। पहले उनको आपस में लड़ाते हैं और उसके बाद अपना असलहा बेचते हैं। तो उस लिहाज से भी इस्लामी ममालिक पीछे है, और जो गैर मुस्लिम है वो उस मामले इस मसले में भी वो आगे हैं, इसलिए वो डोमिनेंट हैं और हम उस लिहाज से हम मुसलमान लोग उस पर कमज़ोर हैं। तो ये एक सूरत हाल है। यानी अगर देखा जाए तो जोग्राफियाई तकसीम में सिर्फ इस्लामी ममालिक एक बड़े बड़े आज़म में शामिल है, उसके अलावा मैशत के लिहाज से भी इस्लामी ममालिक है, मुसलमान ममालिक कमज़ोर है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और सोशल मीडिया के लिहाज से, या सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिहाज से भी मुसलमान ममालिक बहुत पीछे है। अब हम कुछ मज़ीद इस्लामी या मुसलमान ममालिक या आलम इस्लाम के मसाइल देख लेते हैं। उसमें जो पहला मसला है जिस पे हमें मजहब के नाम पे उलझाया जाता है, लड़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि हर महीने 2 महीने बाद 6 महीने बाद कोई ना कोई इस तरह की सोशल मीडिया पे बात आ जाती है, कहीं कुरान को जलाने का वाक़या पेश आ जाता है, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना दिए जाते हैं, कहीं कोई कार्टून इस तरह के बना दिए जाते हैं, कहीं मजहब इस्लाम की तौहीन कर दी जाती है। क्योंकि हम मुसलमान हैं और मजहब के मसले पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मजहब के मसले पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम कुरान की तौहीन हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, मुसलमान इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसका फ़ायदा जो मगरिब के ममालिक हैं या गैर मुस्लिम हैं वो हमेशा उठाते हैं, और उससे नुकसान क्या होता है। जिस तरह पिछले अरसे में फ्रांस का इशू हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, अम्बिया की मोहब्बत हो, औलिया अल्लाह की मोहब्बत हो, खुलफे राशिदीन की मोहब्बत हो, इसी तरह मुहद्दिसीन की मोहब्बत हो, इस पर मुसलमान किसी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा मसला आलम इस्लाम को दरपेश रहता है, और आपने देखा होगा कि हर 2 महीने 6 महीने साल बाद कोई ना कोई इस तरह का बड़ा मसला सामने आ जाता है। अगला पॉइंट क्या है जी? और उसके बाद दहशतगर्दी या दहशतगर्दी का शिकार भी तो आप देख लें। उसके बाद है दहशतगर्दी का मसला, बहुत बड़ा मसला है, और मुसलमान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार है। 1846 की जंग हो, 1757 की जंग हो, 1803 पे दिल्ली पे कब्जा हो, 1739 हो, 1762 हो, अच्छा 1857 हो, 1947 हो, फिर बोस्निया हो, चेचनिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, कश्मीर हो, दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसलमान मुल्क मजलूम रहता है, और कहीं ना कहीं वो सालों के कब्जे में रहता है। फिर ये बम धमाके, खुदकश हमले, इस तरह की जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे भी हमेशा गैर मुस्लिमों की कहीं ना कहीं साजिश सामने आती है, और वो मुसलमानों को उलझाने के लिए, लड़ाने के लिए एक बड़ा मसला हमारे साथ आलम इस्लाम के साथ ये दहशतगर्दी का जो मामला है कहीं ना कहीं रहता है। अब देख ले, वो 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, तो उसकी नज़र यानी दहशतगर्दी के नाम पे फिर कितना जुल्म हुआ, वो अफगानिस्तान हो, वो इराक हो, या फिर पाकिस्तान ने आप देख लें उस दहशतगर्दी की जंग पर पाकिस्तान ने कितनी जानें पाकिस्तान ने
कुर्बान की और कितने हमारे लोग शहीद हुए। तो ये एक सिर्फ पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का मसला नहीं है, पूरे आलम इस्लाम को ये मसला कहीं ना कहीं दरपेश रहता है। जी अगला पॉइंट, उसके बाद गुर्बत है, जो पहले मैंने आपको बताया है कि 70 के करीब तकरीबन, जो मेरी मालूमात है 70-75 के करीब इस्लामी मुल्क हैं, और उसमें 40 से 45 जो मुल्क हैं वो गरीब हैं, यानी उनको हम थर्ड वर्ल्ड में शुमार करते हैं, उनको तीसरी दुनिया के ममालिक कहा जाता है। वो माशी लिहाज से भी कमज़ोर है, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी कमज़ोर हैं, तो लिहाजा जो गुर्बत है ज़्यादा वो इस्लामी ममालिक में। इसलिए जो मुसलमान मुल्क हैं वो जनरली दूसरे ममालिक में जाके, जो मुसलमान ममालिक के जो अफराद हैं वो दूसरे ममालिक में जाके कारोबार करते हैं या मजदूरी करते हैं। बांग्लादेश के आप लोग देख लें, पाकिस्तान के देख लें, फिलिपाइन के देख लें, उसके अलावा इंडोनेशिया के देख लें, मलेशिया के देख लें। तो जो इस्लामी ममालिक के जो अफराद हैं फिर वो रिस्क की तलाश में दूसरे ममालिक में जाते हैं, यानी गुर्बत हमारे यहाँ मुसलमान मुल्कों में बहुत बड़ा मसला है। जी आगे, उसके बाद जहालत भी हमारे यहाँ मौजूद है, एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई की तरफ उस तरह का रुझान नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी हम हासिल नहीं कर रहे और हम दुनिया के साथ हम चलने को तैयार नहीं है। जिस तरह दुनिया ने कि आप टेक्नोलॉजी जदीद आ गई है तो आप उस तरह की, हमारे यहाँ मसला पाकिस्तान की मिसाल ही देख लें, हमारे यहाँ स्टूडेंट 1100 से 1100 नंबर ले गए, ऐसे ही है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो है। साइंसदान हमारे यहाँ कोई नहीं है, डॉक्टर हमारे यहाँ कोई नहीं है, मेडिसिन हमारे यहाँ कोई नहीं है। जो पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ है हम पाकिस्तान वाले ही उसको पसंद नहीं करते। मोबाइल सारे हम बाहर से मंगवा रहे हैं, गाड़ियाँ हम सारी बाहर से मंगवा रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि हम सारी चीज़ें बाहर से आए। इसका मतलब है कि हमारे पास जहालत है, इल्म की कमी है, और हम ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है कि आप उसके साथ रिसर्च लेबॉर्ट्रीज होती हैं या इसके अलावा कोई और ऐसी इजादात हो, चाहे वो फार्मेसी के मैदान में हो, बायो में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रिशियन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, हमारे यहाँ वो इजादात बहुत कम है। हमारे यहाँ जो सिस्टम एजुकेशन का दे दिया गया है ना, ये भी अंग्रेजों ने माशाल्लाह जाते हुए हमें एक ऐसा तोहफा दिया था कि हमें उन्होंने रट्टे पे चढ़ा दिया। अब हमारे जो स्टूडेंट है उनका टारगेट ये होता है कि हमने 100 में से 100 नंबर लेने हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की अहमियत ही नहीं है। अभी जब प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, लैब्स हमारी सुनसान पड़ी होती हैं। आप अपने कॉलेज की लैब देख लेना, कितना है कोई लैब में जाके स्टूडेंट जाते हैं या कोई उस पर कोई नए तजर्बात करते हैं या कोई नई चीज़ें इस तरह की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा मसला हमारे यहाँ मौजूद है। आगे फिर बेरोजगारी है हमारे यहाँ इस्लामी ममालिक में, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर करप्शन है, वो तो खैर तकरीबन पूरे माशरे में ही ये चीज़ राइज है। करप्शन के बड़े मसाइल हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे यहाँ करप्शन की जाती है। फिर फिरकावारियत है, जो आपस में लड़ना है, मज़हब के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, इसी तरह मसलक के नाम पे, बरादरी के नाम पे, इलाक़ों के नाम पे। तो इस तरह की भी जो फिरकावारियत है वो इस्लामी ममालिक में दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा रहती है। अच्छा, फिर बढ़ती हुई आबादी हमारे यहाँ, ये भी एक बड़ा मसला है क्योंकि इनकम हमारे यहाँ कम है, आबादी हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ये भी रहता है। फिर महंगाई का भी एक मसला है, कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इनकम हमारी नहीं। अब देखो, अगर इनकम बढ़ती जाती है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, तनहा साल में एक बार बढ़ती है महंगाई, रोज़ बढ़ती है। अब उससे क्या है कि हमारे जो इस्लामी ममालिक के जो अफराद हैं, इस्लामी ममालिक में रहने वाले जो लोग हैं, वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी महंगाई हर मुल्क में होती है, ये नहीं है कि महंगाई नहीं होती, चीज़ें हर मुल्क में महंगी होती हैं, लेकिन उसी निस्बत से फिर कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। हमारे यहाँ कहीं से रिलीफ नहीं है। हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होगा तो मोटरसाइकिल रखने वाले के लिए भी महंगा, टैक्सी वाले के लिए भी महंगा, और प्राडो के लिए भी महंगा। देखो, जिसके पास 4 प्राडो गाड़ियां हैं जिसके घर में, वो तो महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। अब देखो, वो जो मजदूर है बेचारा, जिसने 800 या 1000 रुपये की दिहाड़ी लगानी है,
महंगा पेट्रोल या तो हो के दी जिनकी तनख्वाह है, तनख्वाह के मुताबिक महंगाई की जाए। 50,000 से ऊपर वालों को पेट्रोल इतनी कीमत में मिलेगा, 50,000 से नीचे वालों को इतना मिलेगा। अच्छा, मजदूरी करने वाले मजदूर को पेट्रोल सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी, दालें सस्ती मिलेंगी, ऐसा नहीं। तो ये जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमर तोड़ देती है। और उसके अलावा फिर नाइतफाकी भी है, हमारे इत्तेफाक नहीं है मुसलमान ममालिक आपस में। कहीं ना कहीं हम सारे जितने इस्लामी ममालिक हैं वो किसी न किसी गैर मुस्लिम मुल्क के नीचे बना लेने की कोशिश करते हैं, वो प्रोटेक्शन लेते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। मसले इराक की कहा जाता है कि जी इराक की, ये जो ईरान और इराक की जंग थी, अब ईरान को प्रोटेक्शन अमेरिका से मिली हुई थी और जो इराक था वो रूस से उसने लिया हुआ था, लेकिन ऊपर दोनों गैर मुस्लिम थे। रूस ने भी अपना असलहा बेचा, अमेरिका ने भी अपना असलहा बेचा। वो भी दोनों ममालिक की 10 साल तक इनकी ममालिक की जंग चलती गई। अभी भी आप देख लें हमारे बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका या यूरोपीय ममालिक के कंट्रोल में है। अब ज़ाहिर है जो गैर मुस्लिम है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो। तो ये जो नाइतफाकी है हमारे यहाँ, इसलिए तो आप देख लें फ़लस्तीन पे इसराइल का कब्जा है, हम छुड़ाने में नाकाम। कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है, हम वो छुड़ाने में नाकाम। हालांकि कितने इस्लामी मुल्क है और हमारी पूरी OIC इस्लामी ममालिक की पूरी एक तंजीम है, उसके इजलास भी होते हैं, बजट भी हैं, फंड भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान मुल्क का किसी गैर मुस्लिम मुल्क के साथ कोई ना कोई मफाद जुड़ा हुआ है। अब वो अपने उस मफाद को सामने रखता है, वो मुसलमानों के मसाइल को सामने नहीं रखता। तो ये आलम इस्लाम के कुछ बड़े बड़े मसाइल हैं।